वेलकम टू स्मार्ट जी के ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं बायोलॉजी का हमारा टॉपिक चल रहा था सेल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल के यहाँ जो भी कोशिका के है उसके संरचना, उसके कार्य, उसके ऑर्गेनल बोले तो कोशिकांग, यानी कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं, जिसके हम यहाँ पे बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने पिछले क्लास में सेल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर एंड इसके फंक्शन के बारे में हमने बेसिक चीज़ों को वहाँ पे डिस्कस कर लिया था। बेसिक चीज़ों की बात करें तो जैसे कि सेल का डिस्कवर कब हुआ, और सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स कौन होते हैं, इन सारी बेसिक चीज़ों को हमने वहाँ पे डिस्कस कर रखा था। बात करें कि ये बेसिक चीज़ जो हैं, आगे जो भी हम चीज़ें पढ़ेंगे, जो भी सेल के ऑर्गेनल यानी कोशिकांग के बारे में, जो कोशिका के अंग हैं जैसे राइबोसोम हो गया, और यहाँ पे कोशिका भित्ति हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया, और यहाँ पे और बात करें तो गाल्जिकाय हो गया। इस तरह के जो भी इनके ऑर्गेनल हैं उनके बारे में डिस्कस करने, उनके बारे में समझने में ये सारी बेसिक चीज़ें हमें हेल्प करेंगे। इसलिए हमने बेसिक चीज़ों को पहले क्लियर किया है। इसके बाद एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे जो भी इसके ऑर्गेनल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपको रिमाइंड करा दें जैसे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। जैसे कि हम अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें मेजर डिफरेंस क्या होते हैं। जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि यूकैरियोटिक में क्या है, बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया है, बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म जो हैं, और जो प्रोकैरियोटिक है उसमें क्या है, एक कोशिकीय जंतुओं को रखा गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पे समझने वाली बात है, क्योंकि यूकैरियोटिक का मतलब बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म से नहीं होता, और प्रोकैरियोटिक में यूनिसेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म से मतलब नहीं होता, क्योंकि यूकैरियोटिक में भी क्या है, बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, और प्रोकैरियोटिक में भी यूनिसेलुलर और जो मल्टीसेलुलर है ऑर्गेनिज्म उन्हें रखा गया है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक है उसमें क्या है, उसमें ज़्यादातर जो भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, जो भी जीव रखे गए हैं, वो क्या है, एक कोशिकीय हैं। बहुत कम ही ऐसे जीव हैं जिन्हें जो बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर हैं। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या है, ज़्यादातर जीव वेल डेवलप हैं, उनके सारे जो भी सेल्स के ऑर्गेनिज्म और जो भी उनके चीज़ें हैं वेल डेवलप हैं, बहुत ही विकसित जीव को रखा गया है। उसमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव दोनों आते हैं। तो क्लियर है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे प्रोकैरियोटिक की बात करें, प्रोकैरियोटिक तो प्रोकैरियोटिक में हमने बताया कि वो जीव रखे गए हैं जो कि क्या है, ज़्यादातर जीव जो कि एक कोशिकीय है, यानी यूनिसेलुलर बोले तो एक कोशिकीय, जिनका सारा फंक्शन जो होता है, यानी सेल्स में जो सारे फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही सेल्स में होते हैं। और जो हम अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें क्या है, जो भी सेल्स मिल के एक ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन अंग, जैसे कि हम यहाँ पे लीवर की बात कर ले तो यह एक क्या है, ऑर्गन है, क्या है, बहुत सारे सेल्स मिलके उनमें करते हैं, और अलग अलग सेलों में अलग अलग यहाँ पे फंक्शन होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक हैं उसमें क्या है, यूनिसेलुलर होते हैं। जैसे इसकी अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें एग्जाम्पल की, तो इसमें क्या बैक्टीरिया रखा गया है, और बैक्टीरिया इस तरह के ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। यहाँ पे हम अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, इसमें जैसे कि बहुकोशिकीय जीव रखे गए हैं और कुछ एक कोशिकीय जीव भी रखे गए हैं। अगर यहाँ पे हम बहुकोशिकीय की बात करें तो जैसे कि इसमें कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, इस तरह से है। क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें या तो आप उनका टिश्यू कह लीजिए, यानी बहुत सारे कोशिकाओं का एक कोशिका मिलके क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं, और बहुत सारे ऊतक मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं यानी अंग बनाते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक हैं उनका क्या होता है
एक ही सारे चीज़ अंग कह लीजिए या उनका टिश्यू कह लीजिए या फिर उनका सेल्स कह लीजिए, सारे जो भी फंक्शन होते हैं एक ही सेल्स में यहाँ पे पूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले हम ये आज समझ लेते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उन ऑर्गेनल जो इनके होते हैं एक ही होते हैं, और इसमें रखे हुए जो भी ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होते हैं, इनके सेल्स मेम्ब्रेन जो होते हैं वो वेल डेवलप नहीं होते हैं इनमें। और मेन जो मेजर डिफरेंस है इसमें केंद्रक का पूर्णतः अभाव होता है, पूर्णतः अभाव होता है, यानी प्रोकैरियोटिक में केंद्रक पाया ही नहीं जाता। मेजर डिफरेंस है फ्रेंड्स, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। और दूसरे की बात करें यूकैरियोटिक में तो इसमें जो केंद्रक है न्यूक्लियस वो क्या है, विद्यमान रहता है यानी उपस्थित रहता है। केंद्रक क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, और केंद्रक बताने से पहले केंद्रक सेल्स में पाए जाते हैं, और केंद्रक में क्या है, डीएनए आरएनए यानी जेनेटिक्स मटेरियल, जो जनन वाली जो चीज़ें पाई जाती है वो सेल्स के अंदर केंद्रक विद्यमान रहता है, केंद्रक रहता है, उसी में डीएनए आरएनए यानी जेनेटिक्स मटेरियल पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जैसे कि हमने कहा कि प्रोकैरियोटिक में क्या है, केंद्रक पूर्णतः अभाव होता है, केंद्रक नहीं होते तो इनके जेनेटिक्स मटेरियल फिर कहाँ रहते होंगे, केंद्रक तो इसमें है नहीं, इसमें केंद्रक है इसलिए आरएनए और डीएनए जो भी इसके जेनेटिक्स मटेरियल हैं केंद्रक में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे है नहीं तो कहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म जो जीव हैं उनमें डीएनए और आरएनए केंद्रक में न होकर जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका तो होता ही है इनमें, हमने बताया कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये कोशिका होता है, तो कोशिका होता है केंद्रक में न होकर इनके कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और आज हम आगे इस सीरीज में बढ़ते हुए आज पढ़ते हैं हम प्लांट सेल और जो एनिमल सेल हैं उनके बारे में थोड़ी डिफरेंस देख लेंगे। इसके बाद आगे जो भी उनके ऑर्गेनल हैं, जो भी कोशिकांग हैं, जैसे राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, और डीएनए आरएनए केंद्रक, ये सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में एक एक करके आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो तो फ्रेंड्स यहाँ पे आगे बात करने वाले हैं हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में समझ लिया है। आगे हम यहाँ पे बात करेंगे कोशिका जो प्लांट, क्या बात करने वाले हैं, प्लांट सेल व एनिमल सेल, यानी हम यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस करके देख लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हम आगे देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल, इनमें क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे एक प्लांट सेल का जो है स्ट्रक्चर बना रखा है, तो इसमें हम दोनों को डिफरेंस को समझ लेंगे कि प्लांट सेल के किस प्रकार होते हैं। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हैं कि प्लांट सेल और इसमें स्ट्रक्चर में किस तरह के डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम प्लांट सेल की बात करते हैं। तो प्लांट सेल में कौन कौन से ऑर्गेनल पाए जाते हैं, यानी कोशिकांग पाए जाते हैं। तो सेल हम पढ़ रहे हैं और इनके ऑर्गेनल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका भित्ति और कोशिका जालिका के बारे में, तो फ्रेंड जैसे कि हमने चित्र में यहाँ पे बनाया है, ये जो अंदर वाली भाग होती है, ये क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन होते हैं। और इसके जो ऊपर वाला भाग है, ये हम भाग की बात करें,
जो ये वाला भाग है ये क्या होता है, सेल वाल होता है। ये सेल वाल हैं सारे, सेल वाल। यानी जो कोशिका में सेल मेम्ब्रेन होते हैं यानी कोशिका झिल्ली होता है वो जंतुओं में पाया जाता है केवल। और फ्रेंड हम आगे की बात करते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि जो प्लांट सेल और जो एनिमल सेल है मेम्ब्रेन है उसमें क्या डिफरेंस है जो सेल। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस दो चीज़ों का होता है। जैसे कि इनके प्लांट में क्या है, सेल वॉल पाया जाता है यानी कोशिका भित्ति पाया जाता है, जो कि हमने बताया कि ये जो साइड वाला है ये क्या है, सेल वॉल है। और जो जंतु सेल होते हैं, जो एनिमल सेल होते हैं उसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, केवल कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते हैं। और सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, जंतु और पौधे के ऊतक में। लेकिन जो कोशिका भित्ति है वो केवल पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता। तो ये जो नीचे वाला भाग है, ये वाला भाग यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। अब इसके ऊपर वाले भाग क्या है, कोशिका भित्ति। तो हम ये चीज़ों को समझ गए। और क्या डिफरेंस होता है, जो इनका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस तो दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। लेकिन जो न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल में क्या होता है, किनारे पे उपस्थित होता है। कहाँ पे होता है, किनारे में उपस्थित होता है। लेकिन जो जंतु ऊतक होते हैं, जो जंतु सेल होते हैं, उसमें क्या होते हैं, उसमें जो इनका न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बाकी जो प्लांट सेल हैं और एनिमल सेल हैं उनमें बाकी सारी चीज़ें सेम होती है। लेकिन जो एनिमल सेल हैं उसमें एक तारकाय नाम का एक उसमें स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि प्लांट्स में तारकाय अनुपस्थित रहता है, प्लांट सेल में तारकाय नहीं पाया जाता है। और बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो हम बात करेंगे कि जैसे प्लांट में हरित लवक पाए जाते हैं, क्या है, ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। और हरित लवक क्या है, ये भाग हरित लवक है, जो कि इसे क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं, जो कि इसे फोटोसिंथेसिस करने में काम करता है। यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों को ऐसे जनरली पार्शियली देखेंगे। बाकी हम एक एक हरित लवक क्या होते हैं, केंद्रक क्या होते हैं, केंद्रक झिल्ली क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों जो इसके कोशिकांग है, ये सब हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे कि इसका डिस्कवर किसने किया और इसके सेल में क्या क्या वर्क होता है। क्योंकि जो भी इसमें कोशिकांग हैं उनके क्या हैं, बाहरी और आंतरिक दोनों स्थिति में इनका अलग अलग वर्क होता है। जैसे माइटोकाइंडिया हो गया, उसका अलग वर्क, गाल्जी काय का अलग वर्क हो गया, हरित लवक जो पाए जाते हैं उसका अलग वर्क हो गया, राइबोसोम, लाइसोसोम, सारे का अलग अलग वर्क होता है। तो एक एक करके हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर इसका दिखा दे रहे हैं ताकि आगे हमें समझने में आसानी रहे। तो ये जो भाग है ये क्या है, हरित लवक है। और हम बात करें केंद्रक, तो केंद्रक कहाँ पे है, न्यूक्लियस, ये प्लांट्स का न्यूक्लियस है, जो कि जंतु वाले में बिल्कुल मिड में होता है। तो केंद्रक यहाँ पे है। अगर आगे हम बात कर लें कि ये क्या है, ये होता है इसका केंद्रक झिल्ली, यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होते हैं, जिसके माध्यम से इसमें जो आनुवांशिक, जो कि यूकैरियोटिक, हमने ये क्या पढ़ रहे हैं, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं जो जंतुओं में, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यूकैरियोटिक में हमने पीछे बताया था कि इनके जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं और जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, वेल डेवलप होते हैं। और जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो क्या है, डीएनए मटेरियल, यानी जेनेटिक्स मटेरियल, डीएनए और जेनेटिक्स मटेरियल, डीएनए प्लस आरएनए को क्या करता है, ये अपने अंदर बिल्कुल बांध के रखता है। क्योंकि ये वेल डेवलप सेल है इसलिए ये क्या है, इसमें डीएनए और आरएनए इसमें उपस्थित होते हैं। और जो किनारे वाला है ये केंद्रक झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन है। और इसके चारों ओर क्या है, एक खुरदुरी इसमें परत पाई जाती है जो इसको आवरण के रूप में रक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है। आगे हम बात कर लें, जैसे कि यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह बेलनाकार की साइज में क्या है, गाल्जिकाय होते हैं, जो कि इसमें उपस्थित होते हैं। और अगर यहीं पे हम बात कर लें, ये जो कि केवल जंतु प्लाज्मा झिल्ली, ये क्या है, जंतुओं में और प्लांट्स में दोनों के सेल में क्या है, प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। तो ये वाला भाग क्या हो गया, ये वाला भाग प्लाज्मा झिल्ली है।
आगे हम बात करते हैं यहीं पे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बारे में हमने बताया था कि जो कोशिका भित्ति होता है वो क्या है, प्लांट्स में केवल प्लांट्स के सेल में पाए जाते हैं और कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना होता है। अभी हम प्लांट के जो इधर मेम्ब्रेन है और इसका जो सेल वाल है इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आपको आगे समझाएंगे। यहाँ पे हम कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर जो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट होता है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, अर्धगोलाकार टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें इस तरह से कोई पड़े होते हैं और ये क्या है, किनारे किनारे साइड में होता है, ये बीच में नहीं होता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसके क्या है, किनारे किनारे साइड में होते हैं और पूरे तरफ फैले होते हैं। अब ये जो गैप दिख रहा है इसमें क्या है, कोशिका द्रव्य यानी कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्मा। क्या है ये, साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा जो कि कोशिका द्रव्य में सारे कोशिकांग बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है, आगे ये भी वही है क्लोरोप्लास्ट। आगे बात करें तो कुछ इस तरह से छोटे छोटे गोले के साइज में क्या है, राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम। और ये क्या है, ये हमने साइटोप्लाज्म पढ़ लिया कि साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य ये सारे जो गैप दिख रहे हैं उसमें उपस्थित होते हैं। और ये क्या है, कोशिका द्रव्य, ये तो समझ गया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, जिसे हम कोशिका का किचन भी कहते हैं, रसोई घर भी कहते हैं, क्योंकि सारे भोजन का निर्माण जो है यहीं से होता है। ठीक है, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, कुछ यानी राइबोसोम से कुछ बड़े आकार का स्ट्रक्चर होता है और बीच में कुछ इस तरह से इसमें स्ट्रक्चर दिखता है। और ये कहाँ पे उपस्थित होता है, जहाँ पे खुरदुरी अंतःप्रदयी जालिका, इस तरह से स्ट्रक्चर खुरदुरी प्रदयी जालिका यानी एंडोक्राइन साइटोप्लाज्म जहाँ उपस्थित होता है वहीं पे लाइसोसोम उपस्थित होता है। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम क्या है, प्रोटीन के संश्लेषण का काम करता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहें तो प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है। जो हमारे कोशिका में जो भी पोषक तत्व या जो भी आते हैं उनको क्या करता है, उनसे प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करता है। इसके बारे में हम आगे एक एक करके डिस्कस तो करेंगे। यहाँ पे आपको बस पार्शियली इसका क्या दिखाना है कि कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर इसका होता है। तो हमने इस तरह से देख लिया। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कि जो ये इनका स्ट्रक्चर है किस तरह के है और इनको जो प्लांट सेल हैं और जो एनिमल सेल हैं इनको कितने भागों में बांटा गया है, इनके कोशिकांग कौन कौन से, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसके संरचना को तो देख लिया। आगे हम बात करते हैं कि इसके संरचना को जो है कितने भागों में बांटा गया है, क्योंकि अलग अलग भागों में डिवाइड करके पढ़ने में हमें आसानी होगी और इस चीज़ों को समझने में आसानी होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इसकी संरचना है उसको जैसे कि दो भागों में बांटा गया, यानी संरचना की बात करें तो सबसे पहले तो दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पादप कोशिका, पादप कोशिका और दूसरा क्या है, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। अब पादप कोशिका में भी इसे अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। पादप कोशिका में अगर हम मेन डिफरेंस देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेल वाल, सेल वाल, दूसरे की बात करें तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और तीसरे की बात करें यहाँ तो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। उसी तरह से जो है यहाँ पे जंतु कोशिका को भी यहाँ सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, अगले की बात करें तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और इससे आगे बात करें तो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हम एक एक करके इनको देखेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले सेल वाल की बात करें, सेल वाल, सेल वाल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से। बीच में क्या है, इस तरह से इनमें
कैविटी बनी होती है इस तरह से। इस तरह से। और जैसा कि हमने सेल वॉल का यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये हमारा अंदर का भाग हो गया और ये क्या है, बाहर का भाग हो गया। तो अंदर की भाग की बात करें तो जो ये होता है, इससे क्या होता है, जैसे कि सेल के अंदर कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए मेन काम, जो मेजर वर्क होता है सेल वॉल का, वो क्या होता है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन यानी बोले तो सांद्रता को बनाए रखने के लिए यह काम करता है। सेल वॉल मुख्य कार्य होता है। ये सांद्रता को कैसे बनाए रखता है, जैसे कि अगर सेल के अंदर सांद्रता बढ़ जाती है तो जो काम वाले अणु होते हैं, उसमें काम वाले पदार्थ होते हैं, उन्हें क्या करता है, रोक के रखता है। और बाकी जो हमारे जो सेल के यूज के नहीं कण होते हैं, उनको क्या है, निकाल देता है, यानी सेल के बाहर उसे निकाल देता है। यह क्रिया किसके माध्यम से होता है, तो यह क्रिया ऑस्मोसिस के माध्यम से। ऑस्मोसिस को अगर हिंदी में बोले तो विसरण ना प्रासरण होता है, प्रासरण क्रिया के माध्यम से ये होता है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं कि जो इनका सेल वॉल बना होता है वो किससे बना होता है, तो ये सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज से इसका निर्माण होता है, जो कि अपने अंदर इस सेल के माध्यम से प्रोटीन प्लस जल को अंदर जाने देता है। बाकी अवांछित पदार्थों को वह अपने से अंदर यानी कोशिका में इंटर नहीं करने देता है। यानी जल और प्रोटीन के जो कण हैं इसमें प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन जो इससे बड़े आकार के कण हैं, जो भी अवांछनीय पदार्थ हैं, जो सेल के यूज लायक पदार्थ नहीं है, उनको नहीं जाने देता है। तो ये हो गया सेल वॉल का वर्क। सेल वॉल जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। आगे हम बात करते हैं यहीं पे कि जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल किन में पाया जाता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेल वॉल तो प्लांट्स में तो पाए जाते हैं, यानी जो पौधे हैं प्लांट्स, उनमें क्या है, सेल वॉल तो उपस्थित होता है, लेकिन इसके अलावा किस में पाया जाता है, तो इसके अलावा जैसे बैक्टीरिया हो गया, शैवाल हो गया और फंगी यानी कवक में भी सेल वॉल पाए जाते हैं। प्लांट्स के अलावा बैक्टीरिया, शैवाल और कवक में, ये तीनों में भी सेल वॉल पाए जाते हैं। ठीक है, सेल वॉल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने समझ गया कि जो प्लांट्स है इसके अलावा ये सेल वॉल किस में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, शैवाल और कवक में। आगे हम बात कर लेते हैं कि जो जंतु का सेल मेम्ब्रेन है वो किन किन में पाया जाता है, उसका निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पे हम एनिमल सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, मेम्ब्रेन यानी जंतुओं के कोशिका झिल्ली के बारे में बात करेंगे, जो कि हमने देखा था यहाँ पे और आप चित्र में भी देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये इनका बना होता है, जो सेल वॉल इनका बना होता है, इनका भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है जैसे कि हमने। और इसमें क्या है, ये जो इनका सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली को बोले तो उसमें जो आवश्यक कण जो होते हैं, जितने आकार के कणों के लिए वो बनाया जाता है उतने आकार के कण उसमें प्रवेश कर सकते हैं, बाकी उससे बड़े आकार के कण प्रवेश नहीं कर सकते। तो क्या है, अर्धपारगम्य का मतलब है कि कुछ चीज़ों का प्रवेश हो सकता है, कुछ चीज़ों का प्रवेश नहीं हो सकता।
इसलिए अर्धपारगम्य बोलते हैं इसको। तो जो इनका सेल मेम्ब्रेन होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो इनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन प्लस लिपिड का बना होता है। बात करें लिपिड का, तो लिपिड को वसा भी कहते हैं, यानी प्रोटीन और वसा का इनका सेल मेम्ब्रेन बना होता है। इनका काम क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का, कि जो जंतुओं के ऊतक होते हैं, जंतुओं के ऊतक में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। जैसे कि ये गैप में कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और कोशिका द्रव्य में ही सारे कोशिकांग जो होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं। जैसे कि केंद्रक यहाँ पड़ा हुआ है, और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ है, और लाइसोसोम इस तरह से हरित लवक है, यहाँ पे गाल्जिका है, ठीक है, और इस तरह से हरित लवक, केंद्रक सारे बिखरे हुए पड़े हुए हैं। ये सब किस में होते हैं, कोशिका द्रव्य में। तो क्या है, कोशिका द्रव्य का कंसंट्रेशन बनाने के लिए इसमें झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य होती है, क्योंकि जब कभी कोशिका के अंदर सांद्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो क्या कहता है, इस झिल्ली के माध्यम से उसको बाकी के कणों को बाहर निकाल देती है, ताकि इसके जो अंदर कोशिका के अंदर वाले भाग में कंसंट्रेशन बना रहे। तो बात करते हैं कि ऐसा सेल क्यों करता है, कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए वो क्यों ऐसा व्यवहार करता है कि बाकी को बाहर निकाल देता है, और कंसंट्रेशन घटने पे फिर अपने अंदर चीज़ों को लेके कंसंट्रेशन मेंटेन करता है। इसलिए करता है क्योंकि जब इसमें कंसंट्रेशन बढ़ेगा, सांद्रता बढ़ेगी, यानी सांद्रता की बात करें तो जो द्रव कोशिका द्रव्य भरा हुआ है उसमें वो क्या होगा, गाढ़ा होगा, ठीक है। सांद्रता बढ़ने का मतलब कि उसमें जो अणु हैं, मॉलिक्यूल हैं, वो क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे मॉलिक्यूल, जिसके माध्यम से कोशिका क्या है, एक जो कोशिका जालिका होता है उसमें बंधा हुआ होता है, उसमें सारे चीज़ होते हैं। तो क्या हुआ, जो मेम्ब्रेन होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सांद्रता बढ़ने के बाद फट जाएगा। फटने के बाद क्या हो जाएगा, ये सारे जो कोशिकांग हैं वो बिखर जाएंगे, इधर उधर नष्ट हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, सेल डेड हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये क्या करता है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली रखता है और उसके माध्यम से सांद्रता को मेंटेन रखता है। अगर सांद्रता कम भी हो जाती है तो जो सेल हैं, जो सेल क्या होंगे, आपस में चिपक जाएंगे, यानी इसके अंदर द्रव जैसे ही कम होगा वो आपस में चिपक के सिकुड़ जाएंगे, जिससे उन्हें पूरे तरह जो भी इसमें कोशिकांग है वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे। एज लाइक बात करें तो जैसे गुब्बारे में हम अगर एयर भरते हैं, या तो एयर भर के उसको मेंटेन रखते हैं हम, तो एक आकार में वो बना रहता है। अगर उसमें से हम अगर थोड़ी सी एयर को अगर रिलीज कर देते हैं, तो रिलीज करने के बाद क्या है, उस सिकुड़ जाता है, उसका आयतन कम हो जाता है, वो एरिया को कम कर लेता है अपना। उसी तरह अगर उसमें हम ज़्यादा एयर भर देते हैं तो वहाँ पे क्या करता है, वो फैलने लगता है, और फैलते फैलते एक ऐसा सिचुएशन आता है कि वो फट जाता है। उसी तरह एज एग्जाम्पल कि उसी तरह ये भी होता है, और इसमें सांद्रता को कम और बेसी ज़्यादा नहीं होने दिया जाता। वो अर्धपारगम्य जो झिल्ली होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, इसको बनाए रखता है। यहाँ पे हम बात कर लें कि जो ये सांद्रता को बनाए रखने के लिए दो क्रियाएं होती हैं, यानी बढ़ गया तो उसको घटाने के लिए, और कम हो गया तो उसको लेने के लिए। यानी पहला क्रिया की बात करें तो ऑस्मोसिस, और दूसरे की बात करें तो डिफ्यूजन। इसमें दो क्रियाएं होती हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, जैसे कि ये हमारा सेल जो है, सेल का बाहर का भाग है और ये सेल का अंदर का भाग है, सेल का अंदर का स्ट्रक्चर है। तो हम बात करेंगे जैसे इसके अंदर सांद्रता बढ़ गया, सेल के अंदर सांद्रता बढ़ गया, उस समय कौन सा काम करेगा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की बात करें तो इसको हम बोलते हैं परासरण क्रिया। परासरण क्रिया में क्या होता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर द्रव का विसरण होता है, ठीक है। यानी इधर सांद्रता बढ़ गया तो इसका विसरण ऑस्मोसिस की क्रिया द्वारा नीचे की ओर हो जाएगा। आज लाइक हम बात करें यहाँ तो जैसे कि कोई बाल्टी है
और बाल्टी में जल भरा हुआ है, अगर हम इसको ये पानी से भरा हुआ है और ये क्या है, ये खाली बाल्टी है यहाँ पे बिल्कुल, तो अगर इससे हम इसमें अगर पानी डालने का काम करें तो ये क्या हो गया यहाँ पे ऑस्मोसिस क्रिया, क्योंकि भरे हुए से हम खाली कर रहे हैं, उसको खाली वाले में इसको डाल रहे हैं, इसमें धीरे धीरे कम होता जाएगा और इधर ज़्यादा होता जाएगा। इसलिए ऑस्मोसिस यानी परासरण की क्रिया द्वारा क्या है, सांद्रता को कम करता है सेल मेम्ब्रेन। और दूसरी क्रिया क्या होती है, जब सांद्रता कम होती है तो सांद्रता को इसमें बनाए रखने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए क्या करता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की बात करें यहाँ पे तो डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण, विसरण क्रिया, विसरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो जो सेल मेम्ब्रेन और जो सेल वॉल होता है उनका फंक्शन क्या होता है, वो किस तरह से सेल में फंक्शन करते हैं, इन सारी चीज़ों को समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। और एक यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेल मेम्ब्रेन आपको दे देगा कि सेल मेम्ब्रेन किन में नहीं पाया जाता है, आपको दे देगा वहाँ प्लांट्स का नाम दे देगा, कोई यूकैरियोटिक जंतु का नाम दे देगा, इसी तरह कुछ और भी दे देगा, उसमें आपको विषाणु यानी वायरस भी दे देगा। तो क्या है, वायरस, वायरस को छोड़कर बाकी सभी प्लांट्स और एनिमल सेल में क्या है, सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। केवल ऐसा पूरे ऑर्गेनिज्म में वायरस है जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आगे है इसके जो भी कोशिकांग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, हरित लवक, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारे हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास यानी अगले दिन एक एक करके डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है एग्जाम में। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो सेल के होते हैं, जो प्लांट सेल होते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, और जो एनिमल सेल होते हैं उनके स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, और इसके बारे में हमने बेसिक चीज़ों को जान लिया है। तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इन चीज़ों को यहीं पे आज फिनिश करते हैं और नेक्स्ट डे हम इनके बारे में जो कोशिकांग है एक एक करके डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।